आइए साथियों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, हमारे हर रोज 50 प्रश्न करने की इस सीरीज में जो है, आज हम सेट 4 करेंगे। सेट 4 का पहला 50 प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है कि यदि एक वजन तोलने वाली मशीन आपका भार 50 किलोग्राम दिखाती है, तो आपका वास्तविक द्रव्यमान क्या होगा। देखिए साथियों, क्या है कि द्रव्यमान और भार में जो है थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है। द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान चाहे कहीं भी अगर उसको मापा जाए, द्रव्यमान हमेशा बराबर ही होता है, चाहे सिचुएशन जैसा भी हो, जगह कोई भी हो, ठीक है। लेकिन भार जो है, भार जो एक प्रकार का बल होता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है द्रव्यमान पर प्रभाव प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन जो कर रहा है कि यदि एक वजन तोलने वाली मशीन आपका भार जो है, भार 50 किलोग्राम दिखाती है, तो आपका वास्तविक द्रव्यमान कितना होगा। तो वास्तविक द्रव्यमान जो होगा 50 किलोग्राम से अधिक होगा, ठीक है। 50 किलोग्राम से अधिक, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक स्थिर इलेक्ट्रॉन पर एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है, तब। प्रश्न कर रहा है कि जब एक स्थिर इलेक्ट्रॉन पर एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो क्या होता है। देखिए, अगर मानिए कि इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा होता ना, अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है अगर कहीं मूविंग होता, मूव कर रहा होता, तो जब चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करते हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन की जो भी जो मूव करता था उसका दिशा को प्रभावित कर सकता था। लेकिन क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या है, स्थिर है, जब ये स्थिर है तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित भी करेंगे तो इलेक्ट्रॉन स्थिर ही रहेगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न क्या है, मिलाना है, ठीक है। देखेंगे इसको, ठीक है। देखिए, पिच, पिच क्या होता है कि पिच जो होता है ना, पिच डिपेंड करता है आवृत्ति पे, ठीक है। पिच जो होता है, ध्वनि का जो पिच है, हम जो कुछ बोल रहे हैं, हमारा क्या पिच है, गाना सुनते हैं उसका पिच है, जो पिच जो होता है आवृत्ति पे डिपेंड करता है, ठीक है। और आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक होता है हर्ज, ठीक है। तो पिच का क्या हो जाएगा, हर्ज। बात रहा प्रबलता, प्रबलता क्या होता है कि हम किसी भी चीज को, जिस भी साउंड, मतलब जितने आवाज में बोल रहे हैं, जैसे कम आवाज में बोल रहे हैं, ज्यादा आवाज में बोल रहे हैं, तो क्या होता है, जब हम बोलते हैं ना कोई चीज हमको कम सुनाई दे रही है या फिर कुछ चीज हमको ज्यादा सुनाई दे रही है, तो होता क्या है, जब माने कि साउंड कम कर दिए तो उसका प्रबलता कम हो गया, ज्यादा कर दिए तो प्रबलता ज्यादा हो गया, ठीक है। तो प्रबलता को किस चीज में मापते हैं, डेसिबल में, ठीक है। तो इसका इसका हो जाएगा डेसिबल। जस्ट अ मिनट। डेसिबल, ठीक। बात रहा प्रतिध्वनि, तो प्रतिध्वनि क्या होता है कि जब ऐसा देखते देखते होंगे कभी कभी, जब हम लोग कुछ बोलते हैं, जब माहौल पूरा शांत होता है, या फिर किसी पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ से आवाज टकरा के आने का साउंड, या फिर किसी भी इको रूम में चले जाइए ना, मानिए कि रूम में जब इको हो रहा होता है, जब कोई वस्तु नहीं होता तो आवाज इको होता है, तो ये क्या होता है ना कि आवाज टकरा के वापस जो आता है उसी को प्रतिध्वनि बोलते हैं, ठीक है। तो प्रतिध्वनि का क्या हो जाएगा, प्रतिध्वनि हो जाएगा ध्वनि का परावर्तन, ठीक। बात रहा चिकित्सा में ध्वनि का उपयोग होती, तो सब जानते होंगे स्टेथोस्कोप। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी डी सॉरी, सी डी ए बी, सी डी ए बी इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध की लेटी हुई सबसे बड़ी प्रतिमा बिहार के किस स्थान पर बनाई जा रही है। तो भगवान बुद्ध की जो है लेटी हुई प्रतिमा जो है कहाँ बनाई जा रही है, बोध गया में। कितनी लंबी है ये, 100 फीट, ठीक। 100 फीट लंबी, ठीक। कर लेंगे इसको। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। प्रश्न है कि बिहार राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये की गई थी 2000 में। याद कर रख लेंगे इसको। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया। साथियों, मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग जो है, मंत्रिमंडल का शब्द प्रयोग, देखिए क्या है कि अनुच्छेद 252 के 3 में जो है, 252 के 3 में, ठीक है, इसका बोल सकते हैं इसका उल्लेख है, ठीक है। 352 के 3 में, क्लाउज 3 में। देखिए 352 के 1 के तहत जो है, राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा तब नहीं करेगा जब तक संघ के मंत्रिमंडल द्वारा इसे लिखित रूप से आपातकाल की घोषणा करने को ना कहा जाए, ठीक है। 352 के 1 में जो है, देखिए 352 के 3 में उल्लिखित है, 352 के 3 में उल्लिखित है कि 352 के 1 के तहत, देखिए, जब जो है राष्ट्रपति जो है क्या बोलते हैं, आपातकाल की घोषणा कब होती है, ठीक है।
तो राष्ट्रपति की आपातकाल की घोषणा जो है यही बोलते हैं 352 के तहत आपातकाल की घोषणा होती है राष्ट्रपति शासन की, ठीक है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा जो है 352 के तहत होती है। तो 352 के 3 में ये है कि राष्ट्रपति जो है 352 के एक क्लाउज 1 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा तब तक नहीं करेगा जब तक मंत्रिमंडल द्वारा लिखित रूप से इसकी उद्घोषणा करने को ना कहा जाए, ठीक है। तो मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ नहीं यहाँ पे, तो इसलिए मंत्रिमंडल शब्द ये हो गया, ठीक। अब बात रहा 74 का, तो 74 में है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने के लिए ऐसे सलाह के अनुसार कार्य करेगा जो मंत्रिपरिषद दे। ये हो गया, ठीक। और 72 में जानते ही है, 72 में राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति, ठीक। क्षमादान शक्ति कर लेंगे इसको, क्षमादान शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि मोरबी बांध किस नदी पर स्थित है। साथियों मोरबी बांध जो है, मोरबी बांध मच्छू नदी पर है, मच्छू नदी पर, ठीक है। यहाँ पे है कोसी नदी। कोसी नदी को साथियों बिहार का शोक कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हमेशा बनते रहता है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है। निकलती कहाँ है, नेपाल के गोसाई थान से, नेपाल के गोसाई थान से निकलती है और बिहार में जो है कटिहार के कुर्सेला में आकर गंगा नदी से मिल जाती, ठीक। अगला प्रश्न है C3H5 किस समजातीय श्रृंखला से संबंधित। C3H5 देखिए ये जो बना रहा है CnH2n+2, यही बना रहा है ना। CnH2n+2 किसका होता है, CnH2n+2 होता है एल्केन का, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा एल्केन्स। देखिए CnH2n+2 है ना, देखिए यहाँ माने कि 3 डालेंगे तो 3 और यहाँ पे H क्या बनेगा, 3 2 6 और 6 2 8, 3 8 है ना, 3 8 बिल्कुल। तो ये हो जाएगा एल्केन्स। अगला प्रश्न है कि अधिक ऊंचाई पर द्रव का क्वथनांक। देखिए अधिक ऊंचाई पर जो है ना द्रव का क्वथनांक जो है गिर जाता है, ठीक है, गिरता है। क्वथनांक क्या होता है, अगर माने कि क्वथनांक के बारे में हम जाने तो क्वथनांक वह ताप है जिस पर द्रव उबलने लगता है। क्वथनांक क्या है, क्वथनांक वह ताप है जिस पर द्रव जो है द्रव उबलने लगता है, ठीक। अगला प्रश्न है कि तेल एवं जल का मिश्रण पृथक किया जा सकता है। तेल और जल का मिश्रण जो है किससे पृथक किया जा सकता है, ऑप्शन बताना है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पृथक्करण कीप। पृथक्करण कीप द्वारा जो है तेल और जल को मिश्रण को पृथक किया जा सकता है, ठीक है। तेल क्या होता है कि पानी के ऊपर तैरने लगता है और पृथक्करण कीप में क्या होता है कि नीचे में एक छेद कर देते हैं तो पानी निकल जाता है, तेल को फिर हटा लिया जाता है। अगला प्रश्न है कि यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज और चीनी यात्री फाहियान ने निम्न में से किस स्थान के बारे में जीवंत विवरण दिया है। देखिए ये दोनों जो इतिहासकार है ये अलग अलग कालखंड में भारत में आए हैं, ठीक है। जिसमें ये जो है अगर मेगास्थनीज की बात करें तो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। चंद्रगुप्त जस्ट अ मिनट, चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था, ठीक है। वहीं फाहियान की बात करें और फाहियान की बात करें तो फाहियान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, ठीक। पूछ रहा है कि किसके बारे में जीवंत विवरण किया है, तो जीवंत विवरण जो किया है पाटलिपुत्र के बारे में, जिसको हम लोग पटना के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि रूस में डयूमा का गठन कब हुआ। प्रश्न कर रहा है कि रूस में डयूमा का गठन कब हुआ। तो रूस में डयूमा का गठन जो है 1905 में हुआ था, प्रथम रूसी क्रांति के फलस्वरूप, ठीक है। प्रथम रूसी क्रांति हुआ था ना, उसी समय जो है उसके फलस्वरूप जो है 1905 में डयूमा का गठन हुआ था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि बिहार में कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से कब युद्ध किया जिसमें वह असफल रहे, ठीक है। देखिए अंग्रेजों ने जो है कुंवर सिंह के क्षेत्र में जो है पहली बार जो है, इससे पहले भी आक्रमण किया था लेकिन उस समय वो विफल रहा था, लेकिन बाद में जाके फिर जो है 2 अगस्त 1857 को जो है अंग्रेजों से युद्ध होता है जिसमें वो कुंवर सिंह
असफल रहते हैं, ठीक है, और उसके बाद उनका क्षेत्र जो है उनसे ले लिया जाता है, उनका जमींदारी उनसे ले लिया जाता है। तो प्रश्न यही कर रहा है कि कब असफल रहे थे, 2 अगस्त 1857 को, ठीक। अगला प्रश्न है कि NFSA बोल रहा है, NFSA ये बोल रहा है, ठीक है, से क्या तात्पर्य है। साथियों से इसका तात्पर्य जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से NFSA का संबंध। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि डैश तुलनात्मक रूप में ज्ञान का एक नया क्षेत्र है जिसमें वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक व अन्य सामाजिक विज्ञानी साथ साथ काम करते हैं। करेंगे इसको, इसका आंसर हो जाएगा विकास की सततता, विकास की सततता, ठीक। अगला प्रश्न, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ऐसा प्रश्न हमने पहले भी किया है दूसरे सेट में, इससे पहले फिर से ये प्रश्न है, संयोग से डाटा भी वही है जो पिछले प्रश्न में दिया था। इसमें जो है एक्स भी निकालना है, एक्स भी निकालना है, वाई भी निकालना है, और क्या क्या निकालना है, जेड भी निकालना है और एफ भी निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, करेंगे इसको। देखिए इस तरह का जब प्रश्न है, देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 1 मिनट रुक जाइए। सबसे पहले जो है देखिए हम ये एंगल निकाल लेंगे, ये एंगल, ठीक है। और ये एंगल कैसे निकलेगा, देखिए आपको पता होगा कि जब भी कोई एक सीधी लाइन होती है, सीधी लाइन जो है अपने आप में किसी बिंदु से जो है जब उसको दो भाग में बांटते हैं तो वो 180 डिग्री का, ये एंगल जो है 180 डिग्री का बनता है। कितना का बनता है, 180 डिग्री का, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल भी दिया हुआ है 30, ये एंगल भी दिया हुआ है 60, और ये एंगल निकलने जाएगा ना, बिल्कुल निकल जाएगा। मतलब 60 30 90, और 180 में से 90 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 90, ठीक है। तो ये एंगल जो निकल के आया इसको मिटाते हैं, रुक जाइए। ये एंगल निकल के आया कितना, 90, ठीक है, 90 का निकल के आया। अब ध्यान से देखिए, देखिए अगर ऑप्शन में देखने जाएंगे ना तो एंगल वाई निकला है हमारा, एंगल वाई ही तो है, वाई तो 90 आएगा। ऑप्शन में देखने जाएंगे तो वाई जो है 90 सिर्फ ऑप्शन ए में ही है। तो आंसर तो हमारा बिल्कुल यहीं से, बाकी निकालने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि माने कि एक ही से मेरा आंसर आ जा रहा है, वाई निकाले 90 और किसी में 90 है ही नहीं है वाई, तो ए हो जाएगा आंसर। तो आंसर तो निकल गया। और परीक्षा में हम अगर होते हैं ना तो सारा एंगल निकालने की जरूरत नहीं था, बस वाई जैसे निकाले 90 90 देख ली इसमें है, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं, यही आंसर मार देंगे। अभी हम लोग क्योंकि बना लेते हैं, हम लोग परीक्षा में तो नहीं है, हम लोग सीख लेते हैं। देखिए आप देख रहे होंगे कि ये लाइन जो है, ये लाइन, वेट कीजिए 1 मिनट रुक जाइए, तो कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए पीला कर लेते हैं, पीला चलेगा, चलिए रेड कर देते हैं। देखिए देख रहे होंगे कि ये लाइन है ना, और ये लाइन पैरेलल है, और ये लाइन जो है, ये लाइन काट रही है। तो आपको पता होगा जब पैरेलल लाइन को एक प्रतिच्छेदी रेखा काटती है तो ये कोण और ये कोण बराबर होता है, इतना तो मानते हैं आप। देखिए अब ये दोनों बराबर होता है तो ये एंगल कितना है, 60, और ये कितना है, 90, निकाले 90। तो जितना ये एंगल होगा वही यही एंगल होगा। तो ये एंगल कितना है, ये पूरा एंगल 60 + 90 मतलब 90 + 60, यही है ना, कितना निकला, 150। तो हमारा ये एंगल कितना निकल गया, 150। तो 100 और है क्या वो एफ, तो एफ का वैल्यू भी आ गया, ठीक है, एफ का वैल्यू भी 150 आ गया। चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है, वाई भी निकल गया और एफ भी निकल गया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए वाई हमारा निकल गया 90, ठीक है, वाई निकल गया क्या, वाई निकल गया 90, ठीक है, वाई। और एफ निकला है क्या, एफ निकला है 150, ठीक है। अब देखिए ए भी निकल गया, ए भी निकल गया। अब देखिए, अब फिर से इसको ध्यान से देखिए, ये एक सीधी लाइन है, सीधी लाइन है, और इसको यहाँ से काट रहा है, और ये 150 दिया हुआ है, अभी निकाले हैं 150 निकाले हैं ना। देखिए फिर से कलर चेंज करते हैं हम, चलिए देखिए निकाले हैं 150, ये जो है, 1 मिनट, देखिए ये एक सीधी लाइन है, इसको काट रही है, ये 150 अभी निकाले हैं हम। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 180 होता है टोटल पूरा एंगल, एक 150, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक, हो जाएगा ना। तो जेड भी निकल गया, जेड भी निकल गया कि जेड 30 हो जाएगा, ठीक है, जेड कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। वाई निकल गया, एफ निकल गया, जेड निकल गया, बचा क्या रह गया, एक्स। देखिए अब देखिए, क्योंकि ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इसको हम, चलिए
आइए देखिए, ये एंगल भी निकला हुआ है, ये एंगल भी निकला हुआ है, तो ये एंगल नहीं निकल जाएगा। आपको पता होगा कि किसी भी ट्रायंगल का जो है, तीनों को एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। ये कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 90। कितना दिया? 90। ये कितना दिया? 30। तो ये नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। आप ये कर लीजिएगा इसको, मतलब इसका आंसर बता देते हैं हम। 9 3 12 120, ये आ जाएगा 60। 60 आ जाएगा 180 में से घटाइएगा तो, ठीक। कर लीजिएगा इसका। इतना तो आप कर ही सकते हैं, एंगल के तीनों कोणों का योगफल जो 180 होता है, ये दोनों पता है, ये निकाल लीजिएगा, समझदार आदमी हैं आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 15 किताबों का क्रय मूल्य 20 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत हानि। ऐसा प्रश्न हम पिछले सेट में भी किए थे, और सेम यही प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन रिपीट होता है एग्जाम में, इसलिए आप प्रीवियस ईयर को भी अच्छे से करेंगे, ठीक है। बोल रहा है कि 15 किताब का क्रय मूल्य, ठीक है। तो 15 किताब का क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जो है 20 किताब के सेल प्राइस के बराबर, सेलिंग प्राइस के बराबर, ठीक है। बोल रहा है कि हानि प्रतिशत बताने के लिए पहले इसका रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आ जाएगा? 20:15, मतलब 5 3 15, 5 4 20, 4/3। देखिए, तो सेलिंग प्राइस कितना है? 3 है। कॉस्ट प्राइस कितना है? 4 है। तो कितना का हानि हो रहा है? एक का ही तो हानि हो रहा है, एक का हानि हो रहा है ना। और कितना पे? तो 4 पे। मतलब कि, रुक जाइए, एक का हानि हो रहा है कितना पे? 4 पे, ठीक है। तो परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से गुना कर देंगे, कोई समस्या है नहीं इसमें। जब इसको 100 से गुना करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 25% हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उससे पहले जो है थोड़ा सा कलम का कलर चेक कर लेते हैं। चलिए ठीक। प्रश्न कर रहा है कि डेल्टा प्रदेश में उच्च भागों में पुरानी काप मृदा को क्या कहते हैं? कि पुरानी काप मृदा को क्या कहते हैं? पुरानी काप मृदा को जो हम लोग बांगर कहते हैं। प्रश्न करेगा नई को, नई को क्या कहते हैं? इसका आंसर तो बांगर हो जाएगा। नई को क्या कहते हैं? खादर। नई को क्या कहते हैं? खादर। पुरानी को बांगर। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन ने राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय मानने के लिए बाध्य कर दिया? देखिए, प्रश्न कर रहा है कि संविधान के किस संशोधन में जो है राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय मानने के लिए बाध्य कर दिया? तो ये जो है 42वां संविधान संशोधन में। 42वां संविधान संशोधन में जो है राष्ट्रपति की बात मानने के लिए जो बाध्य कर दिया गया। आगे चलकर जो है फिर 44th अमेंडमेंट में, 44वें संविधान संशोधन में कहा गया, 44वें संविधान संशोधन में कहा गया कि राष्ट्रपति के पास जब कोई राय जाए या फिर कोई सा विधेयक जाए, तो वो तो एक बार जो है, एक बार उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, ठीक है। एक बार उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन अगर दोबारा फिर से उसी चीज को दोबारा राष्ट्रपति के पास अगर भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य है, ठीक है। बोला गया अनुच्छेद 74 के 1 के में जो संविधान कर संशोधन कर जो है राष्ट्रपति को शक्ति दी गई कि मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार लौटा सकता है, परंतु उसके बाद मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। समझ गए? ठीक है। तो 44वां संविधान संशोधन समझ गए आप लोग, हुआ कब था? 1978 में, ठीक है। अब 42वां कब हुआ था? 42वां कब हुआ था? 1976, ठीक। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? देखिए, अभी वर्तमान में जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है, 22 भाषा। लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं है। देखिए, हमारा जो मूल संविधान जो था ना, तो मूल रूप में जो है, बात करें मूल संविधान की, तो मूल रूप से जो है हमारे 8वीं अनुसूची में जो 14 भाषा था, कितना था? 14 भाषा था, ठीक है। आगे चलकर 21वां संविधान संशोधन होता है, और 21वां संविधान संशोधन में जो है हमारे संविधान में जो है 1967 में जो है 8वीं अनुसूची में एक भाषा जोड़ी जाती है, सिंधी। क्या जो आती है? सिंधी, ठीक। और आगे चलकर फिर उसका होता है 71वां संविधान संशोधन, 1992, ठीक है। और इसमें जो है, इसमें 3 भाषा को जोड़ा जाता है। कौन कौन? तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 भाषा को जोड़ा जाता है। आगे चल के फिर से एक संविधान संशोधन होता है, 92वां संविधान, 52, मतलब हाँ, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, ठीक है। और इस समय जाकर जो है फिर से 3 भाषा को जोड़ा जाता है, और सॉरी 3 नहीं 4, कौन कौन? बोडो,
डोगरी, मैथिली और संथाली, इन 4 भाषा को जो है जोड़ा जाता है। तो इस तरह से जो है 14 को पहले से था, एक सिंधी जोड़ा 15, 15 उसके बाद नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ा मतलब 15 3 18, और फिर उसके बाद जो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ा, चारों जोड़ा मतलब 22। तो वर्तमान में जो है, वर्तमान में 22 भाषा है टोटल, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2024 में वाराणसी की कौन सी मिठाई को जीआई टैग दिया गया। देखिए जीआई टैग जो दिया जाता है, कहीं का जो चीज प्रसिद्ध होता है उसके लिए उसको जीआई टैग दिया जाता है, ठीक है। तो वाराणसी में जो है, वाराणसी में तिरंगा बर्फी को जो है, तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला, ठीक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किन दो देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 7 2024 का आयोजन अमरोई मेघालय में किया गया। करेंगे इसको, इसका आंसर हो जाएगा भारत और फ्रांस, भारत और फ्रांस, ठीक। अगला प्रश्न है कि बिहार के संदर्भ में मिशन दक्ष निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। साथियों मिशन दक्ष जो है ये शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा से, ठीक है। ये जो है ना मिशन दक्ष जो है बिहार सरकार द्वारा, बिहार सरकार द्वारा जो है सरकारी स्कूलों में छात्र के शैक्षणिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए शुरू किया गया है, ठीक। इंग्लिश का प्रश्न है, ठीक है। इसमें बताना है, लिखा हुआ है रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड सेलेक्ट फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो व्हाट टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीड नहीं स्पीच होगा, गलत टाइप है स्पीच, द अंडरलाइन वर्ड बिलोंग्स टू, बोल रहा है कि जो अंडरलाइन वर्ड है वो किस टाइप के पार्ट ऑफ स्पीच से जो है बिलोंग करता है। बोल रहा है कि आई हर्ट माई सेल्फ, यहाँ आई हर्ट माई सेल्फ जो है, माई सेल्फ जो है ना, माई सेल्फ यहाँ पे अगर बात करेंगे तो रिफ्लेक्सिव हो जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। यहाँ पे जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक जो है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों कहीं ना कहीं सेम ही होता है, ठीक है, माफ कीजिएगा। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन जो है सेम ही होता है, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है कि जब सब्जेक्ट के, सब्जेक्ट आई है ना, जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद जब सेल्फ और सेल्फ आ जाता है ना, जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर आ जाता है सेल्फ और सेल्फ, ठीक है, तो वो इम्फेटिक हो जाता है। माने कि बीच में और वर्ब के बाद आ रहा है, वर्ब क्या है यहाँ पे, वर्ब हर्ट है, और वर्ब के बाद आ रहा है ना तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्ब के बाद आ रहा है इसलिए रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हम्मुराबी की विधि संहिता, हम्मुराबी की विधि संहिता किस सभ्यता की देन है। इसका आंसर हो जाएगा बेबीलोनिया, बेबीलोनिया इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है कि ईश्वर की अमूर्त की पूजा को डैश कहा जाता है। ईश्वर की अमूर्त पूजा, अमूर्त पूजा करने का मतलब है कि बिना मूर्ति के, मतलब ईश्वर को जो हम किसी भी किसी गुण धर्म या किसी छवि से या फिर किसी मूर्ति से नहीं बांध रहे हैं, मतलब बिना किसी मूर्ति के, बिना किसी छवि के उनकी प्रार्थना कर रहे हैं या फिर पूजा कर रहे हैं, तो इसको क्या कहा जाता है। इसको कहा जाता है साथियों निर्गुण भक्ति कहा जाता है, निर्गुण भक्ति। अगला प्रश्न है कि ओपन ऑफिस स्प्रेडशीट ने, स्प्रेडशीट में निम्न में से कौन सा बाट एनामिसिंग टूल नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ट्रैक चेंज सॉरी। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को बिना लाइसेंस और अनाधिकृत प्रतियों की का उपयोग या वितरण करना क्या कहलाता। करेंगे इसको, ठीक है। तो ये जो कहलाता है, ये कहलाता है सॉफ्टवेयर पाइरेसी, ठीक है। जब बिना लाइसेंस और बिना या फिर बिना अधिकार लिए जो है उपयोग या वितरण का जो किया जाता है उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर पाइरेसी कहते हैं उसको। अगला प्रश्न है कि मानव को अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले भारतीय महत्वाकांक्षी अभियान का नाम है। तो मानव को अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले भारतीय महत्वाकांक्षी अभियान का नाम जो है गगनयान है, गगनयान, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। देखिए होता क्या है कि जब हमारा शरीर तो कोशिका से बना है, सबको पता है, हर एक अंग कोशिका से बना है। तो जब कोई भी कोशिका में कुछ टूट फूट होती है या फिर वो खराब हो जाता है ना, तो उस कोशिका का जो लाइसोसोम है वो फट जाता है, और लाइसोसोम के एंजाइम में ये क्षमता होती है कि वो टूटे फूटे कोशिकांग को जो है समाप्त कर देता है, ठीक है, उसको मार देता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा लाइसोसोम हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है
कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द राइट कंजक्शन। बोला कि कंजक्शन को चुनना है। सेंटेंस है ही लिसन टू, ही लिसन टू मी पेशेंटली डैश ही हैज एंग्री। ठीक है, बोल रहा है कि उसने जो है मुझे बहुत ही पेशेंटली चुना, पेशेंटली सुना। तो इसका आंसर हो जाएगा दो, दो, दो ही हैज एंग्री। बोल रहा है कि उसने मुझे जो पेशेंटली सुना, यद्यपि वो गुस्सा है। ठीक है, गुस्सा था। ठीक, इसका अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कि रीड द सेंटेंस गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। ही हैज, ही हैव सॉरी, वी हैव, वी हैव डैश ब्रेकफास्ट एट नाइट। आर्टिकल चुनने के लिए बोल रहा है, तो वी हैव डैश ब्रेकफास्ट एट नाइट। एन नहीं होगा यहाँ पे, द भी नहीं होगा, ए भी नहीं। तो यहाँ पे नो आर्टिकल, यहाँ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ जो है कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। अगला प्रश्न, गोर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024 के विजेता कौन है? साथियों, गोर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024 के विजेता है डॉक्टर गगनदीप कांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल प्रणाली क्रूज, कौन सी मिसाइल प्रणाली क्रूज मिसाइल का उदाहरण है? साथियों, हम पहले भी इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मोस। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रामसर आर्द्र भूमि असम राज्य में स्थित है? बोला कि इसमें से कौन सा जो है आर्द्र भूमि, रामसर आर्द्र भूमि जो है असम में स्थित है। साथियों, असम में जो स्थित है दीपोर झील, दीपोर झील जो है असम में स्थित है। ठीक है, इसको जो है 2002 में इसको रामसर साइट्स में शामिल किया गया था। कब? 2002 में। कर लेंगे। अगला प्रश्न मैथ से है, प्रश्न दिया है, इसको सॉल्व करना है, करेंगे। देखिए, ये जो प्रश्न है ना, इसमें हम क्या करेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे। जब 5 कॉमन लेंगे ना, क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। आपको पता होगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1। इधर क्या निकलेगा 5, तो 5 इंटू 1 क्या होगा, 5। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि 8 पेंसिल तथा 12 कलमों का मूल्य जो है 120 है। यदि 16 पेंसिल और 14 कलमों का मूल्य जो है 200 है, तो पेंसिल और तथा कलम का मूल्य ज्ञात करना। कोई दिक्कत नहीं, करेंगे। पेंसिल को पी मान लेते हैं और कलम को के मान लेते हैं। ठीक है, तो 8 पेंसिल मतलब 8 पेंसिल प्लस 12 कलम मतलब 12 कलम, कितना है, 120। फिर बोल रहा है कि 16 पेंसिल, तो 16 पेंसिल और 14 कलम का मूल्य क्या है, 200। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तब पी के का वैल्यू नहीं निकाल लीजिएगा। ये तो 89 10th से पढ़ते आ रहे हैं, इसको निकालना कोई दिक्कत नहीं, इसको आराम से कीजिएगा आप। ठीक है, क्या कर दीजिएगा, इसको पहले 2 से गुना कीजिएगा। जब इसको 2 से गुना कीजिएगा ना, जब इसको 2 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16 पी, ये हो जाएगा 24 के। ठीक है, उसका जब इसको सॉल्व, ये हो जाएगा 240। उसका जब घटाइएगा, जब घटाइएगा ना इसको, तो ये कट जाएगा और 24 के में से 14 के जाएगा तो 10 के बचेगा, और उसके बाद 240 में 200 जाएगा तो 40 बचेगा। तो के का वैल्यू आ जाएगा आपको 40। ठीक है, के का वैल्यू क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। सॉरी, के का 40 नहीं, के का वैल्यू 4 आ जाएगा, माफ कीजिएगा। इधर जो है देखिए 10 है ना, तो 10 नीचे जाके के बराबर जो 40/10 आ जाएगा। 1 मिनट रुक जाइए, हम इसको थोड़ा दूसरे क्रम से बनाते हैं। 1 मिनट, देखिए ध्यान से देखिएगा, तो 10 के बराबर 40 है, तो के बराबर क्या होगा, के बराबर जो है, 1 मिनट, के बराबर कुछ ज्यादा ही पतला हो गया। के बराबर 40/10 मतलब के बराबर आ जाएगा 4। और जब इस के के वैल्यू को जो है किसी भी इक्वेशन में डालिएगा तो आपको पी का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, हालांकि अगर आंसर लाना है तो के का वैल्यू 4 देखें किसमें, कलम का वैल्यू 4 बस ऑप्शन डी में ही दिख रहा है। ठीक है, तो इसका पेंसिल का वैल्यू अगर नहीं भी निकालते, निकालिएगा तो 9 आएगा, कोई समस्या नहीं है, किसी भी इक्वेशन में डालिए और निकालिए आपको आएगा। लेकिन अगर नहीं भी डालते हैं तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि के का वैल्यू 4 बस ऑप्शन डी में ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी।
ठीक, क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या आंसर हो जाएगा? डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक म्यूजिकल चेयर गेम में जो व्यक्ति संगीत बजा रहा है उसे सलाह दी गई कि वह संगीत प्रारंभ कर 5 मिनट में कभी भी संगीत बंद कर दे। इसकी यह एक प्रारूप है कि संगीत प्रारंभ होने के पहले 2 मिनट के अंदर बंद हो जाएगा। क्या इसका एक प्रारूप है कि संगीत प्रारंभ होने के पहले 2 मिनट के अंदर बंद, और 2 मिनट के अंदर बंद हो जाएगा ना, तो 5 मिनट, 5 मिनट में कहीं भी हो सकता है। और एक प्रारूप 2 मिनट में बंद हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2/5। ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है, वो सिंपल सा बात है, 2/5। ठीक, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बेलाडीला प्रसिद्ध है। साथियों ये प्रश्न जो है ना, क्या बताएं, इतना ज्यादा कुख्यात प्रख्यात जो कहिए, हर एग्जाम में ये प्रश्न आता है, हर एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है कि बेलाडीला प्रसिद्ध है। तो बेलाडीला जो है ना, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि शिवालिक की तलहटी में भाबर प्रदेश का निर्माण पाया जाता है। इसका कथन दो है कि नदियां पर्वतों के नीचे उतरते समय तलहटी में कंकड़ पर्वतों पत्थरों को का निक्षेप करती है। करेंगे इसको। साथियों इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा कि कथन, दोनों कथन सही है, ठीक है, और दो जो है एक का सही व्याख्या कर रहा है। ठीक। अगला प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बोला कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है, यह नीति 2011 में जारी की गई थी, तो सबसे पहले तो यही गलत है, ये बिल्कुल गलत है। 2011 में नहीं बल्कि 2000 में लागू की गई थी, 2000 में जारी की गई थी, घोषित की गई थी। फिर बोल रहा है कि 14 वर्ष की आयु तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रावधान है। हाँ ये सही है, यही इसका आंसर होगा। ठीक, सी पढ़ेंगे तो बालिकाओं के शीघ्र विवाह को प्रोत्साहन, ना शीघ्र विवाह को प्रोत्साहन थोड़ी, देर से विवाह को, मतलब समय दिया जाए। फिर बोल रहा है कि नवजात मृत्यु दर को प्रति जीवित 1000 जन्मों पर 10 से नीचे लाना, 10 से नीचे लाना है, 30 से नीचे लाना है, 30 से नीचे लाना है, तो ये भी गलत। इसका सही आंसर जो है बी हो जाएगा, 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। अगला प्रश्न है कि भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? करेंगे इसको। साथियों भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग का प्रारंभ जो है ना, 1876 में हुआ, 1876 में। अगला प्रश्न है कि भारत में उद्योग का वार्षिक सर्वेक्षण डैश द्वारा किया जाता है। तो उद्योग का वार्षिक सर्वेक्षण जो है, उद्योग का वार्षिक सर्वेक्षण सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। बी इसका आंसर हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न है कि इन्वेंट्री को निवेश के रूप में देखा जाता है, पूंजी के स्टॉक में वृद्धि होता है, इन्वेंट्री में परिवर्तन निवेश होता है। देखिए सबसे पहले इन्वेंट्री होता क्या है ये समझिए। देखिए इन्वेंट्री जो है ना, देखिए होता क्या है कि किसी भी एक वर्ष में या फिर किसी भी दिए गए वर्ष में, एक वर्ष का मतलब किसी भी दिए गए वर्ष में जो है, उत्पादित वस्तु जिसको उत्पादन बोलते हैं, और बेची गई वस्तु के बीच का अंतर जो होता है उसी को इन्वेंट्री निवेश कहा जाता है। मानिए कि एक साल में जितना उत्पादन हुआ और जितना बिक्री हुआ उसके बीच का अंतर जो है ना, उसी को इन्वेंट्री निवेश कहते हैं। तो इसमें जो इसमें कर बोल रहा है कि इन्वेंट्री को निवेश के रूप में देखा जाता है, बिल्कुल देखा जाता है। फिर बोल रहा है कि पूंजी के स्टॉक में वृद्धि होता है, बिल्कुल वृद्धि होता है, और इन्वेंट्री में परिवर्तन निवेश होता है, बिल्कुल। इसका आंसर हो जाएगा डी, सब सही। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2015 में भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक चर्चित माप डैश है। तो जनवरी 2015 में जो है भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक चर्चित माप जो है बाजार कीमतों पर सकल जोड़ा गया मूल्य, बाजार कीमतों पर सकल जोड़ा गया मूल्य, यही इसका आंसर होगा, ए। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? आराम से कर लेंगे। गायिका स्त्रीलिंग, पृथ्वी स्त्रीलिंग, पूर्णिमा स्त्रीलिंग, दही पुल्लिंग, दही पुल्लिंग, डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विच प्रीफिक्स कैन द गिवन वर्ड टेक एपियर? बोला कि एपियर इसमें से किस प्रीफिक्स को ले सकता है?
तो एपियर जो है, प्री एपियर तो कुछ होता नहीं है, द एपियर भी नहीं होता, इन एपियर भी नहीं होता, डिसएपियर होता है, मतलब गायब हो जाना, डिसएपियर। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स फॉलोइंग द करेक्ट ऑप्शन आफ्टर द गेस्ट डैश वी डैश द वॉशिंग। करेंगे इसको। इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि आफ्टर द गेस्ट हैड लिफ्ट, आफ्टर द गेस्ट हैड लिफ्ट वी डिड द वॉशिंग। ठीक है। डे। इसमें एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है। अब बताना है कि बैक्टीरिया का प्रकार बताना है, कौन सा बैक्टीरिया। ठीक है। तो ये जो फिगर जो दिया हुआ है ना, ये फिगर जो है स्ट्रेप्टोकोकस का है, स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न बोल रहा है कि यदि एक संकरण में ई और जी फूले हुए, ई और जी जो है फूले हुए व हरे रंग के पांड का प्रतिनिधित्व करता है, और आई और जी संकुचित व पीले रंग के मांड का प्रदर्शित करता है, तो वे पौधा के टिग, ठीक है, टिग अनुवांशिक रचना वाले हैं, तो उसका पॉड होगा, उसका पॉड जो होगा संकुचित व पीला होगा, संकुचित व पीला होगा। आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है। जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ई और जी जो है फूले और हरे रंग का है, ठीक है, और आई और जी संकुचित व पीले रंग का है, तो पौधा का टिक भी जो, वो भी जो ही हो जाएगा जो इसका है, आई और जी का जो है वही हो जाएगा, संकुचित और पीला। ठीक है। साथियों इस तरह से जो है हमने आज 50 प्रश्न किया है। इस सेट का जो अगला 50 प्रश्न है वो हमने अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है। बाकी कोई समस्या हो या फिर कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।